हमारे साथ ऐसे शख्सियत जुड़ रहे हैं जो कि न केवल पूर्वोत्तर भारत में बल्कि पूरे देश में अपने कार्यों से लगातार न्यूज में बने रहते हैं और सही में कहें तो सकारात्मक, खास तौर पे मोदी मंत्रिमंडल में इन्होंने विभिन्न मंत्रालयों का जिम्मा संभाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का। किरण जी, इंडिया न्यूज़ के इस मंच में आपका स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अभी आप अर्थ साइंस विभाग संभाल रहे हैं, इसके में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या आपने चुना है जिसको आप कार्यान्वित कर रहे हैं? आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत मुझे बड़ा चढ़ा करके आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। वैसे देखिए, मैं जिस मंत्रालय में हूं वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है और विज्ञान नॉर्मली न्यूज़ बनता नहीं है, क्योंकि जितना भी मंत्रालय मैंने संभाला है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे होम मिनिस्ट्री में रहा हो, चाहे खेल की दुनिया में रहा हो, और भी मेरे पास अतिरिक्त मंत्रालय थे, फिर कानून मंत्री रहे, तो उसमें बहुत रोज़मर्रे के ज़िंदगी से जुड़े रहते हैं। अब पृथ्वी विज्ञान ऐसे विषय है जो बहुत ही टेक्निकल भी है और मुझे वैज्ञानिकों से ही रोज़ चर्चा करना, बात करना, उनके साथ काम करना, ये मुख्य काम रहता है। जो आपने पूछा है, मैं अगर सटीक जवाब दूं तो ये कहूँगा कि मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा रोल रहेगा। साइंस के बिना कोई भी देश पूरी तरह से तरक्की नहीं कर सकते हैं, तो विज्ञान का महत्व किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 3 क्षेत्र में हमारा फोकस है, खास करके जो मंत्रालय के हिसाब से। एक तो वायुमंडल, जो हम लोग डेली देखते हैं, बारिश कब गिरना, तूफान कैसे कहाँ से आता है, उसका हम प्रेडिक्शन करते हैं, हीट का, और जितना भी जो डिज़ास्टर आते हैं, बेसिकली जो मौसम विभाग जिसको हम कहते हैं वो मेरे अधीन आते हैं, मंत्रालय के अधीन। फिर दूसरा हो गया भू विज्ञान, जो अर्थ के अंदर में, जैसे भूकंप हो गया या हमारा या वोल्केनो हो गया, या कई चीज़ होते हैं पृथ्वी के अंदर में गतिविधि होते हैं, उसको हम देखते हैं। और तीसरा हो गया सागर, क्योंकि पृथ्वी का 3/4 वो सागर होता है, तो डीप सी एक्सप्लोरेशन, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, सागर के अंदर में जाना, वहाँ के रिसोर्सेस के साथ हम किस तरीके से अपने ज़िंदगी में उपयोग ला सकते हैं। फिर उसके बाद में रिसर्च का काम होते हैं। फिर कोस्टल रीजन में हमारा जो फिशरमैन है उनके लिए जितना भी जो हम गाइडलाइन देते हैं, उसको बताते हैं मछली कहाँ मिलते हैं, कैसे आप अपना फिशिंग को और आगे बढ़ा करके देश का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर पोलर रीजन है, बर्फ़ के बारे में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ देखते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। दूर से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पृथ्वी के बारे में एक बार आपका रुचि लग गया, दिल लग गया, तो आप दिन भर आप उसमें जुड़े रहेंगे और जानने का उत्सुकता बढ़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि जो मंत्रालय मैं संभाल रहा हूँ देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। महत्वपूर्ण मंत्रालय है। किरण जी, जिस तरह से 3 राज्यों में ब्रांड मोदी का जो सूरज है दमक रहा है, ब्रांड मोदी की गारंटी के सामने सबकी गारंटी फेल हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी देश में एक ऐसा समय आता है जब वो देश मानता है कि ये समय हमारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2-3 प्लेटफॉर्म्स में ये बात कही थी कि यही समय है और सही समय है। तो हम जब छोटे थे हम देखते थे दुनिया में ताकतवर देश अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड
खूब सुनते थे। तो हम सोचते थे कि भारत भी कब ताकतवर राष्ट्र बनेगा, भारत भी कब विकसित राष्ट्र बनेगा। अब हमको लग रहा है कि ये हमारा समय है, क्योंकि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थशक्ति बन गया है। दुनिया का ताकतवर राष्ट्र में भारत सम्मिलित हो चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी जी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बन चुका है। तो ये समय किसी भी राष्ट्र के लिए बार बार नहीं आता है। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री देश के हर एक नागरिक से सीधा सीधा जुड़ता है, चाहे वार्ता करते हो या उसके कार्यक्रम के माध्यम से। चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान, जो परिणाम आपने देखा है उससे आप सीधा सीधा पता लग जाएगा कि मोदी जी ने पिछले 9.5 सालों में जितना कार्यक्रम चलाया है वो जनता तक पहुंचा है, और जनता ने मान चुका है कि अब हमारा देश का भागदौड़ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही चला सकते हैं और उसी के नेतृत्व में आगे चलेंगे। इसीलिए मोदी जी के चेहरे से ही चुनाव लड़ा और जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया है। तो इससे पता लगता है कि अभी हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी ही देश का सबसे बड़ा नेता है और उसी के नेतृत्व में ही हम लोग सब काम कर रहे हैं। किरण जी, जिस तरह से टेलीविजन पर नोटों की गड्डी गिनते हुए एक सांसद के घर जो छापेमारी जिसका टेलीविजन पर सभी लोगों ने देखा, क्या आपको लगता है कि जिस भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनने वाला है 2024 में? कल मैंने एक प्रेस वार्ता किया था, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने एक चीज़ जिक्र किया था, हम लोग तो अपोजिशन में कई साल रहे हैं और हम अपोजिशन एमपी बन करके पार्लियामेंट में काफ़ी आवाज़ बुलंद किया था। हम लोग तो सचमुच में आपको मैं बताऊं दिल से, हम थक चुके थे जब हम अपोजिशन में थे कि हर रोज आप न्यूज़पेपर खोलते ही कोई ना कोई भ्रष्टाचार सरकार के माध्यम से जो हुआ है वो उजागर होते थे। टेलीविज़न जब हम खोलते थे, टेलीविज़न में भी कोई ना कोई मंत्रालय या मंत्री भ्रष्टाचार किया है उसका उजागर हो रहे हैं। तो हम लोग भ्रष्टाचार का न्यूज़ से थक चुके थे। अब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैं 2014 से ही पहले दिन से ही मैं मिनिस्टर हूं। आज का दिन में आप 2014 से आज तक का देखिए, किसी भी मंत्रालय में या कोई भी मंत्री के ऊपर में कोई आरोप लगा सकते हैं। पहले जब मोबाइल फोन नहीं था, आदमी कैमरा लेकर के किसी का घर में छुप के घुसने के लिए भी कोई साधन नहीं था, बहुत मुश्किल से वो अरेंजमेंट करते थे। आज के दिन में आदमी कुछ भी बोल देगा, चुपचाप टेप कर लेते हैं, छोटा से छोटा कैमरा छुपा करके भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये डिजिटल दुनिया है। डिजिटल युग में 10 साल तक मोदी जी के कोई मंत्री या मंत्रालय में एक करप्शन केस नहीं आया। आप समझ लीजिए मोदी जी कितना साफ है, हमारा सरकार का छवि कितना साफ है। किरण जी, जिस तरह से 370 को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, आप लोगों ने जो फैसला लिया था अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर, जिस तरह से आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों का रुख, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो देखिए, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में तो आज लगभग सबको मालूम चल गया। ये तो हम सबका सपना था कि आर्टिकल 370 हटाना चाहिए और जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का एक ही संविधान में बांधना चाहिए, ये सबने चाहा था। लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब आप जम्मू कश्मीर का जो स्थिति आप देखिए, मैं कितने सालों से कश्मीर में भी जाते रहा हूं। जब हम अपोजिशन एमपी थे, हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी का डेलीगेशन गए थे कश्मीर में। उड़ी बोल के एक जगह है, उड़ी में हम गए थे। आतंकवादियों ने रास्ता को वहां बम ब्लास्ट कर दिया और वह हंगामा हो गया, हम लोग वहां फंसे रहे।
आम आदमी कश्मीर जाने में इतना डरते थे क्योंकि वहाँ चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे बम धमाका, गोली बारूद, इस तरह का जो घटनाएं होते थे उससे वहाँ इतना तनाव का माहौल था। और साथ साथ भारत सरकार का कोई भी स्कीम जनता तक पहुंचना नहीं था। वो 2-4 परिवार मिल करके श्रीनगर में मिल बांट करके खा जाते थे। आज भारत सरकार का हर एक स्कीम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया और दूर से दूर तक हर एक लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये बदलाव जो आया है ये बहुत ही हम लोगों को दिल से संतुष्ट पहुंचाने वाला दृश्य है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ काफ़ी यंग लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी जब जाएंगे तो आप लोग भी देखेंगे ये बदलाव कैसे है। और ये पूछिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कश्मीर क्या क्या हालत था और आज कश्मीर कितना एक अच्छा माहौल में लोग अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये डिफरेंसेस देखना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए। तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा का हिसाब से आप मत देखिए, पूरा भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसलिए मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हिसाब से नहीं, एक भारतीय होने के नाते भी मैं मोदी जी का सैल्यूट करता हूं। किरण जी, 19 तारीख को INDIA जो कि मोदी जी के खिलाफ जो गठबंधन बना है उसकी बैठक होने जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं या कुछ और देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं उसका अलायंस के बारे में मैं ज़्यादा कहना मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि अब विपक्ष तो बिखर चुका है। क्योंकि जितना भी जो इंडिया अलायंस में जो लोग मेंबर है, चाहे आप कांग्रेस को देखिए एक ही परिवार है, चाहे RJD देखिए एक ही परिवार है, समाजवादी एक परिवार है, DMK एक परिवार है और शरद पवार जी का पार्टी एक परिवार है। तो ऐसे जो कुछ परिवारों ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया उसको देश स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये देश सबका है, कुछ परिवारों का नहीं है। इसलिए ये इंडिया अलायंस के नाम से अपना परिवार को बचाने के लिए जो अलायंस बनाया है उससे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। 2024 और आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में देश चलता रहेगा। किरण जी, क्योंकि आप पूर्वोत्तर भारत से आते हैं, 2024 को लेकर क्या आप पाते हैं कि बीजेपी क्या भविष्य है 2024 में पूर्वोत्तर भारत में? देखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 राज्य हैं। आज के दिन में कांग्रेस तो कहीं नहीं है। एक रीजनल पार्टी सरकार में आए हैं मिजोरम में, वहाँ भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी संख्या डबल हो गई है। मिजोरम में एक रीजनल पार्टी है जहाँ हम सरकार में हिस्सा नहीं है। बाकी 7 राज्यों में पूरा बीजेपी लेड गवर्नमेंट या बीजेपी अपने आप में बहुमत सरकार है। तो 2024 में मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पूरा स्वीप करेगा। तो साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जिस तरह से बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, और किरण जी आप आए और इंडिया न्यूज़ के इस बड़े मंच पर जिस तरह से आपने बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद जी।